दोस्तों, राधे राधे। आज रमन के घर का मुहूर्त था। सारे रिश्तेदार मौजूद थे। कई रिश्तेदार उसकी बड़ी वाहवाही कर रहे थे। वाकई उसने कितना सुंदर घर बनवाया था। हालांकि था तो 60 गज में फैला हुआ छोटा सा घर, पर बहुत करीने से बनाया गया था। लेकिन साथ ही कुछ रिश्तेदार दबी जबान से रमन और उसकी पत्नी साक्षी की बुराई भी कर रहे थे। भला नए घर की क्या जरूरत थी? इतना बड़ा बंगला तो था इन लोगों का। बेवजह महल को छोड़कर छोटे से घर में आ रहे हैं। वाकई अक्लमंदी का सौदा नहीं किया इन लोगों ने। तो कुछ ने कहा, माँ बाप की सेवा करते कष्ट होता है, इसलिए माँ बाप को अकेला छोड़कर यहाँ आ गए। कम से कम माँ बाप की उम्र का लिहाज तो कर ही लेते दोनों। बुढ़ापे में अकेले रह गए। अरे बहू संस्कारी नहीं है, वो रहना ही नहीं चाहती होगी इनके साथ। भैया, आजकल सबको आजादी पसंद है। बंधनों में कोई बंध कर रहना नहीं चाहता। जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता। अरे औरत कब त्रिया चरित्र दिखा दे कह नहीं सकते। देखो, शादी के 7 साल बाद जाकर अपने सास ससुर को अकेला छोड़कर अलग हो रही है, और इस बात से माथे पर बिल्कुल भी शिकन तक नहीं आ रही है। देखो तो कैसे तैयार होकर पूजा में आई है। जितने मुंह उतनी ही बातें। पूरी रिश्तेदारी में मधु जी और हितेन जी बेचारे बने हुए थे। दोनों ही चुपचाप एक तरफ कुर्सी पर बैठे हुए थे, जबकि बेटे बहू पूजा में बैठे हुए थे। यज्ञ का काम पूरा हुआ तो बहू साक्षी सबके पैर छूने के लिए उठी। उसने सबसे पहले अपने सास ससुर के पास जाकर उनके ही पैर छुए। ससुर जी ने तो फिर भी आशीर्वाद दे दिया, लेकिन सास मुंह बनाते हुए बोली, तू मेरे बेटे को लेकर अलग हुई है ना। देख, भगवान ने तुझे भी एक ही बेटा दिया है। तेरे कर्मों को तू यही भुगत कर जाएगी। मधु जी आशीर्वाद की जगह श्राप देते हुए बोली, पर साक्षी ने मधु जी को कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो और रिश्तेदारों के पैर छूने के लिए आगे बढ़ गई। वो अपने नए घर में किसी तरह का तमाशा नहीं चाहती थी। उसके बाद वो रसोई में आ गई। आखिर नई रसोई में खिचड़ी जो बनानी थी, उसके बाद ब्राह्मण और कन्या भोज करना था, और उन्हें वो खिचड़ी भी परोसनी थी। खिचड़ी बनाते बनाते उसे वो दिन याद हो आया जब वो रमन की दुल्हन बनकर ससुराल आई थी। उसका ससुराल का मकान काफी बड़ा और आलीशान था। एक पल के लिए तो उसके पैर अपने आप ही बाहर ठिठक गए। सचमुच कितना सुंदर मकान था वो। लेकिन वो मकान तो सिर्फ मधु जी और हितेन जी का था। ये बात उसे बहुत जल्दी ही समझ में आ गई, क्योंकि वो अपनी मर्जी से वहाँ कुछ भी नहीं कर सकती थी। शादी के 4-5 दिन बाद ही उसने अपने कमरे की बेडशीट बदलकर रंगीन बेडशीट बिछा दी, जो वो अपने साथ ही लेकर आई थी। जब मधु जी ने ये देखा तो काफी हंगामा कर दिया। आते ही अपनी मनमानी शुरू कर दी तुमने। ये मेरा घर है और मुझे मेरे घर में लाइट कलर सी पसंद है, इसलिए इस बेडशीट को अभी हटाओ यहाँ से। सासू माँ के इस रवैये से साक्षी हैरान रह गई और उसने चुपचाप बेडशीट हटा दी। कभी रसोई की सफाई को लेकर तो कभी पर्दे बदलने को लेकर हर चीज में मधु जी साक्षी को टोकती थी, और हर बार ये कहना नहीं भूलती कि ये मेरा घर है, यहाँ मेरी मर्जी से ही सब कुछ होगा। रमन भी मधु जी के सामने ज्यादा कुछ नहीं कह पाता। अभी तक तो साक्षी अकेली ही थी, लेकिन बेटे प्रिंस के होने के बाद तो और ज्यादा समस्या हो गई। बच्चा छोटा था, तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ, कभी किसी कमरे का सामान बिखेर कर चला जाता तो कभी किसी कमरे में, और डांट पड़ती साक्षी को। डांट के डर से साक्षी घर ही समेटती रह जाती, पर फिर भी उसे डांट पड़ ही जाती। आखिर बेटे को घर में रहने वाले संस्कार नहीं सिखा पा रही थी। प्रिंस जब स्कूल जाने लगा तो और बच्चों की तरह वो भी कलर वगैरह से दीवार पर लिख देता। बस मधु जी और हितेन जी इस बात पर चिल्लाना शुरू कर देते, और साक्षी कपड़ा लेकर दीवार की साफ सफाई करने दौड़ती। लेकिन आखिर कब तक? आखिर वो भी इंसान ही थी। एक दिन अचानक मुंह से निकल ही गया, माँ जी, प्रिंस अभी बच्चा है, बच्चे थोड़ी बहुत शरारत करते ही हैं।
आखिर इसे बांधकर कैसे रखूं? मुझे नहीं पता, तेरा बेटा है, तू ही संभाल। मैं अपने घर को गंदा होने नहीं दूंगी। मुझे मेरा घर साफ सुथरा ही पसंद है। मधु जी तो दो टूक जवाब देकर वहां से निकल गईं। साक्षी हक्की बक्की सी उन्हें देखती रह गई। वो दिन था जब पहली बार साक्षी ने रमन से अलग घर लेने के लिए कहा था, पर रमन ने उस दिन भी साक्षी को चुप करा दिया। साक्षी माँ है, थोड़ा सा सुन लिया करो। अब वो बुजुर्ग हैं, कुछ कह देती हैं तो एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दिया करो। पर ऐसे कैसे रमन? मेरे बच्चे का बचपन तो वो जी ही नहीं रहा है, ऊपर से माँ जी सुस्ती भी नहीं है, किसी के भी सामने चिल्लाना शुरू कर देती हैं। आखिर कब तक सुनूं मैं? साक्षी, थोड़ी सी हिम्मत रख लो, समझो मेरी बात को। माँ पापा बूढ़े हो चुके हैं, उन्हें अकेला भी तो नहीं छोड़ सकता। अब इसके आगे साक्षी कुछ कह ही नहीं पाई। लेकिन उस दिन तो रमन घर पर ही था। बाहर बारिश हो रही थी, पता नहीं कैसे पीछे वाला दरवाजा खुला रह गया और प्रिंस खेलता हुआ बाहर उस छोटे से बगीचे में आ गया। बच्चों को तो वैसे भी पानी से बहुत लगाव होता है। 4 साल के प्रिंस को भी बड़ा मजा आने लगा। वही गमले में से मिट्टी निकाल निकाल कर खेलने लगा और पानी में भीगता रहा। थोड़ी देर बाद अपने उन्हीं गंदे पैरों के साथ वो घर में आ गया। पूरे फर्श पर मिट्टी थी और फर्श गीला हो चुका था। ये देखकर मधु जी आग बबूला हो गई और उन्होंने खींचकर एक चाटा प्रिंस को दे मारा। कुछ सिखाया नहीं है तेरी माँ ने तुझे? बिल्कुल तमीज नहीं है, पूरा घर गंदा कर दिया। मधु जी की मार से प्रिंस जोर जोर से रोने लगा। शोर सुनकर सब लोग बाहर आ गए। वहाँ का मंजर देखकर उन लोगों को समझते देर नहीं लगी कि क्या हुआ होगा। प्रिंस को रोता देखकर साक्षी प्रिंस को गोद में उठाकर कमरे में ले गई। पर रमन बोला, माँ वो बच्चा है, उसे इतनी समझ थोड़ी है कि गंदे पैरों से घर में नहीं आया जाता। अगर समझ नहीं है तो समझ सिखाओ उसे। मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा, नहीं तो अपने कमरे में चुपचाप बैठा कर रखो उसे। पूरा फर्श गंदा कर दिया। अब उस महारानी को बोलो कि छोड़ो उसे, पहले आकर फर्श साफ करे। रमन हैरान होकर मधु जी की तरफ देखता रहा। ये देखकर मधु जी बोली, अब यूं ही घूरता रहेगा मुझे या फर्श भी साफ करवाएगा? आखिरकार रमन खुद ही बाहर गया, कपड़ा लेकर आ गया और पूरे फर्श पर उसने पोछा लगा दिया। पर मधु जी ने कुछ भी नहीं कहा। उस दिन रमन ने ठान लिया कि वो छोटा सा ही सही अपना खुद का मकान बनवाएगा। ऐसा मकान जहाँ उसका बच्चा अपना बचपन जी सके। और आज वो सपना साकार हो रहा था। थोड़ी देर बाद ही भोजन का आयोजन किया गया। कुछ रिश्तेदार खाना खाकर और फिर एक बार और रमन और साक्षी को बधाइयां देकर वहां से रवाना हो गए। अब घर में कुछ खास रिश्तेदार ही बचे थे। साक्षी और रमन उसके मायके वालों को विदा कर अंदर आए तो मधु जी खड़े होते हुए बोली, रमन अब हम भी जाएंगे हमारे घर, तुम्हारा काम हो गया हो तो हम भी यहाँ से निकले। उनकी बात सुनकर रमन और साक्षी वही खड़े रह गए। रमन ने कहा, माँ कहाँ जा रही हो? आज तो यहीं रुक जाओ, कल चले जाना। तब हितेन जी बोले, नहीं बेटा, वहाँ पर कोई नहीं है। तुझे तो पता है कि आजकल घर सोना छोड़ना सही नहीं होता, इसलिए तू तो कैब बुक कर दे, हम लोग अभी रवाना हो जाएंगे। और वैसे भी यहाँ रुक कर करेंगे क्या? अगर तुम्हें सेवा ही करनी होती तो उसी घर में कर चुके होते, ये नए घर का तमाशा नहीं करते। मधु जी साक्षी की तरफ देखकर ताना मारते हुए बोली। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि साक्षी जवाब देगी, लेकिन साक्षी तो चुपचाप अंदर चली गई, कुछ भी नहीं बोली। ये देखकर वो और ज्यादा तिलमिला गई। अब गुस्सा निकालने के लिए कोई तो चाहिए था, इसलिए अपने बेटे रमन को सुनाते हुए बोली, तेरी बीवी तो सीधे मुंह बात भी नहीं कर रही मुझसे, फिर उसके यहाँ पर रहकर क्या? मान सम्मान तो हमारा भी है, अगर वो ऊंची नाक की है तो हम भी ऊंची नाक के हैं। हमें तो नहीं रुकना तेरे इस नए घर में, हमें तो अपना घर ही भला, वैसे भी तुम्हारे मकान से तो काफी बड़ा है वो। माँ क्यों बात को खींच रही हो? आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके बेटे ने कम से कम छोटा ही सही एक मकान तो बनाया है। हाँ, तू तो अपनी बीवी के पक्ष में बोलेगा ही। याद रख, तेरा भी एक ही बेटा है। जैसे बहू तुझे लेकर अलग हो गई और हमें अकेला छोड़ दिया, वैसे ही तुम भी तरसोगे। बस करो माँ, कुछ भी बोले जा रही हो। आपकी बहू आपके बेटे को लेकर अलग नहीं हुई है, बल्कि आप खुद उसके लिए जिम्मेदार हो। मेरा घर, मेरा घर, मेरा घर, आप हर बात में अपने घर का ताना देती थी।
उस घर में हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते थे, यहाँ तक कि हमारा बच्चा वहाँ आजादी से खेल नहीं सकता था। तो जब वो घर ही हमारा नहीं तो फिर भला वहाँ रहकर करते क्या हम? रमन, फटाफट से कैब बुक कर दे बेटा, हमें जाना है। और मधु, तुम चुप रहो। अब की बार हितेन जी ने फिर कहा तो रमन ने मोबाइल निकालकर फटाफट कैब बुक कर दी। थोड़ी देर में कैब वहां आ गई और हितेन जी और मधु जी वहां से रवाना हो गए। दोस्तों, ऐसी और कहानियां सुनने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।